हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, लेट मी टेल यू, हम डेली न्यूज़ इवेंट्स को कवर करते हैं इस सीरीज में। और मैं आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाता हूं ताकि आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके। जो भी एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, रिलेवेंट टॉपिक्स हैं, उसको इस सेशन में डिस्कस किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। In July, which country and India signed first ever cultural property agreement to prevent and curb illicit trafficking of antiquities? पुराने ज़माने में जो स्टैचूज़ या फिर आर्ट अवेलेबल थे, उनको प्रिज़र्व करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ट्रैफिकिंग यानी कि इल्लीगल ट्रेड की वजह से वो दूसरे कंट्रीज़ में बेचे जाते हैं, उनका ट्रेड किया जाता है। इसको रोकने के लिए एक कंट्री के साथ इंडिया ने अपना पहला कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया है। आपको बताना है ये कौन सा देश है जिसके साथ इंडिया ने साइन किया है ये एग्रीमेंट। यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, इंडोनेशिया और यूनाइटेड किंगडम। बिकॉज यूएस यूएस रिटर्न्ड 297 स्टोलन ट्रैफिक्ड इंडियन एंटिक्विटीज जो 4000 साल पुराने थे। आप बचपन में जब छोटे होंगे तो एक मिट्टी का खिलौना बनाते होंगे, हर तरह का सब लोग का शौक होता है अलग अलग। इस मिट्टी के खिलौने छोटे-छोटे जो होते थे, इनको एंशिएंट टाइम्स में जो बनाए गए थे, आप म्यूज़ियम में कभी विज़िट करेंगे तो आप देखेंगे छोटे-छोटे मिट्टी के खिलौने टाइप के कुछ ऑब्जेक्ट रखे रखे होते हैं, उनको हम कहते हैं टेराकोटा। ठीक है? तो टेराकोटा मोस्टली ये जो 297 लौटाया है यूनाइटेड स्टेट्स ने, ये टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स थे। और ये एग्रीमेंट जुलाई में जो साइन हुआ था, वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ही साइन किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Gavi, recently seen in news, is what? Global Vaccine Alliance group of militant in West Asia, multilateral forum for disaster management, or a satellite launched by Taliban? तालिबान अभी कहाँ पे अफगानिस्तान में एक्टिव है, उनकी गवर्नमेंट है वहां पे। गावी, व्हाट इज दिस? गावी द वैक्सीन अलायंस, ये इसका लोगो है। यूनाइटेड नेशन के लोगो से काफी सिमिलर है, ऐसा कहते हैं। उनके ऑफिशियल साइट पे लिखा है डेलिबरेटली इसको सिमिलर बनाया गया है, सिर्फ ये ग्रीन कलर ऐड करने के बाद। सो इंडिया विल कंट्रीब्यूट 40 मिलियन वैक्सीन डोजेस फॉर इंडो पैसिफिक कंट्रीज। इंडो पैसिफिक कंट्रीज कौन कौन से हैं? इंडो पैसिफिक यानी कि जो ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न कंट्रीज हैं पैसिफिक ओशन के आसपास, उनको कहते हैं इंडो पैसिफिक कंट्रीज अंडर गावी द वैक्सीन अलायंस। गावी का फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। सो इंडिया विल गिव वैक्सीन फॉर सर्वाइकल कैंसर, जो फीमेल में देखा जाता है सर्वाइकल कैंसर। अभी कुछ टाइम पहले, 5-6 महीने पहले आई थिंक, किसी सेलिब्रिटी ने अपना फेक डेथ का न्यूज स्प्रेड किया था टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सर्वाइकल कैंसर। सो ये एक ग्लोबल वैक्सीन अलायंस है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज द थीम ऑफ 10th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन? कॉमनवेल्थ 1931 में इसे बनाया गया था, और फिर उस वक्त जब बनाया गया था, स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर के तहत इसका गठन हुआ था। एंड इट वाज मैंडेटरी कि जो भी क्राउन के अंदर, ब्रिटिश क्राउन के डोमिनियंस हैं, उनको इसमें मेंबर बनाया जा रहा था। फिर जब इंडिया इंडिपेंडेंस हासिल करता है, स्वतंत्रता पाता है, तो 1949 में फिर इसमें चेंजेस किए जाते हैं, और फिर इसका कंडीशन चेंज किया जाता है। उसमें कहा जाता है इट इज़ अ फ्री अलायंस। तो ये काफ़ी बार फेक न्यूज़ फैलता रहा है कि इंडिया, अभी भी इंडियन गवर्नमेंट ब्रिटिश क्राउन से ऑर्डर्स लेती है, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करती है, विच इज़ नॉट एट ऑल ट्रू। ये एक सिर्फ फ्री अलायंस है कॉमनवेल्थ कंट्रीज का, क्योंकि हिस्ट्री इन कॉमनवेल्थ कंट्रीज की सेम है। तो इंडिया ने डिसाइड किया कि फ्री अलायंस कॉमनवेल्थ के साथ रखेगा। सो इसका 10th पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन, ये कंडक्ट किया गया है इंडियन पार्लियामेंट में। इसका थीम क्या है आपको बताना है। द रोल ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज
in attainment of sustainable and inclusive development. Option B, role of parliament in democracy. Option C, independent legislature. And option D, legislate for the future. कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, इसका लोगो आप यहां पे देख सकते हैं. दिस इज चेयर्ड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला. सो अनदर फैक्ट, हु इज ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ सीपीए इंडिया रीजन. अब ये इंडिया रीजन का क्या मतलब है? टोटल कॉमनवेल्थ जो रीजन्स हैं पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के, इनको वर्ल्ड में 9 रीजन में डिवाइड किया गया है. इंडिया पहले एशिया रीजन का पार्ट हुआ करता था, फिर 2004 में इसे बनाया गया सीपीए इंडिया रीजन, और इसमें 31 मेंबर्स हैं जो इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के मेंबर्स हैं. व्हाट इज द थीम ऑफ 10th पार्लियामेंट्री एसोसिएशन? Option A is the right answer. Role of legislative bodies in attainment of sustainable and inclusive development. This is the official website of Commonwealth Parliamentary Association. यहाँ पे 2 इवेंट्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप इसको अपने नोट्स में इंक्लूड करेंगे. 27th कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, ये 21 अक्टूबर को करवाया जाएगा समोआ में. समोआ कहाँ पे है? समोआ पैसिफिक ओशन के बीचों बीच आप देख रहे हैं, यहाँ लोकेटेड है. दिस इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट. और दूसरा है 67th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, ये 3 नवंबर को सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा. चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. When you are traveling from New Delhi to Assam eastward, which of the following places are you supposed to cross? Manas National Park, पोबितारा सेंचुरी एंड काजीरंगा नेशनल पार्क. अगर आप दिल्ली से असम की तरफ पूरब की दिशा में आगे बढ़ते हैं ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, तो इनमें से कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा, आपको अरेंज करना है. 1 2 3, 3 2 1, 1 3 2 एंड 2 1 3. वाई आई एम डिस्कसिंग दिस टॉपिक? क्योंकि वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को मनाया जाता है, और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें लगभग 3000 से ज्यादा राइनोज अवेलेबल हैं इंडिया में. राइनोज की स्पीसीज 5 तरह की होती है: जावन, सुमात्रा, वाइट, ब्लैक और ग्रेट राइनो, जो इंडिया में पाया जाता है. नाम से पता चल रहा है जावा और सुमात्रा में जो पाए जाते हैं राइनोस, ये काफी कम मात्रा में है, अराउंड 80 के आसपास इनका नंबर है. सो एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं. सो यू हैव टू अरेंज दिस. द आंसर इज 1 2 3. मानस पहले आएगा, पोबितारा एंड देन काजीरंगा. मैं आपको मैप पे दिखा देता हूं, सो इट बिकम्स क्लियर इन योर माइंड. हमें सवाल में वेस्ट टू ईस्ट लोकेट करना था रीजन्स को, मैंने पहले से मैप पे मार्क करके रखा हुआ है. मानस पहले आएगा, फिर पोबितारा एंड देन काजीरंगा. यहाँ पे एक और ज्योग्राफिकल टेरेन है, गारो खासी जयंतिया. आप इसको कमेंट सेक्शन में अरेंज कीजिए. चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. अकॉर्डिंग टू 6th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023, इन स्टेट्स की रैंकिंग आपको बतानी है, ऑर्डर में अरेंज करना है रैंक्स को. केरला, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, नागालैंड. अभी एक इवेंट करवाया गया है वर्ल्ड फूड इंडिया. ये कब हुआ? 19 से 22 सितंबर तक. इसमें ये इंडेक्स रिलीज किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा. अब आपको बताना है इसमें से रैंकिंग क्या है स्टेट्स की. सो दिस इज द ऑर्डर. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ये इवेंट जो करवाया गया, इसमें जापान इंडिया का पार्टनर कंट्री था, और अगर आपसे फोकस कंट्री पूछे तो वियतनाम एंड ईरान वर द फोकस कंट्री, पार्टनर कंट्री जापान. आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट, अभी जो मैंने आपको बताया वर्ल्ड फूड इंडिया, ये प्रोग्राम करवाया गया था, उसी में फूड रेगुलेटर्स समिट किया गया, जिसमें दूसरे दूसरे देशों से जो फूड रेगुलेटर्स हैं. इंडिया में फूड रेगुलेटर कौन है?
FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस इवेंट में एक MOU साइन किया गया विद द गवर्नमेंट ऑफ ब्राजील इन एरिया ऑफ फूड सेफ्टी। आपको बताना है ये समिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या इलाहाबाद। सो आंसर इज ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड अंडर विच मिनिस्ट्री? साइन लैंग्वेज डे यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये डेट रखा गया था 23 सितंबर, और सबसे पहली बार 2018 में इसे सेलिब्रेट किया गया था। लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। पूरे वर्ल्ड में साइन लैंग्वेज कितने तरह के होंगे? टेक अ गेस। टोटल 300 तरह के साइन लैंग्वेजेस इंडिया पूरे वर्ल्ड में हैं, और ये इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका थीम था साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज द थीम ऑफ फिफ्थ नदी उत्सव? रिवर्स के लिए नदी उत्सव मनाया जाता है हर साल। इसका थीम क्या था? रिवर्स इन रिवर्स मेकिंग अ लाइफलाइन, रिवर्स द लाइफलाइन, रिवर्स एंड मरीन स्पीसीज, क्लीन रिवर्स, सस्टेनेबल एनवायरमेंट। आपको इसका आंसर बताना है। सो आंसर इज ऑप्शन ए, रिवर्स इन रिवर्स मेकिंग ऑफ अ लाइफलाइन। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। समिट ऑफ द फ्यूचर ये कहाँ पे हुआ? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, यूनाइटेड नेशंस। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का स्पीच भी हुआ ऑन द टॉपिक मल्टीलैटरल सॉल्यूशन फॉर बेटर टुमारो। आपको बताना है ये समिट ऑफ द फ्यूचर कहाँ पे, किस शहर में हुआ है? न्यूयॉर्क, स्विट्जरलैंड, जेनेवा या फिर रोम? आंसर इज न्यूयॉर्क, और ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा समिट ऑफ द फ्यूचर करवाया गया। आपको पता है एंटोनियो गुटेरेस जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके द्वारा ये लाइन कही गई, वी कांट क्रिएट अ फ्यूचर फिट फॉर आवर ग्रैंड चिल्ड्रेन विद अ सिस्टम बिल्ट फॉर आवर ग्रैंड पेरेंट्स। इसका मतलब ये है कि जब यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ था, काफी समय गुजर चुका है, 80 साल पहले जो स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था वो अभी के प्रेजेंट चैलेंजेस को कैटर नहीं कर सकता है। यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म की बात बहुत बार की गई है, और रिफॉर्म की जो ज़रूरत है उसको रिफ्लेक्ट करते हुए ये स्टेटमेंट दिया गया एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा। समिट ऑफ द फ्यूचर आवर कॉमन एजेंडा, ये इसका लोगो है, और ये न्यूयॉर्क में करवाया गया था। फाउंडिंग मेंबर ऑफ ग्लोबल फ्यूल्स अलायंस, कौन है फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ग्लोबल फ्यूल अलायंस? इसके पहले वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो इंडिया और फ्रांस के द्वारा बनाया गया था। अब आपको बताना है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस किसके द्वारा किया गया है, बनाया गया है? इंडिया एंड ब्राजील, इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया एंड जापान, और इंडिया एंड यूएस? इंडिया एंड ब्राजील के द्वारा इसे बनाया गया है। दे आर द फाउंडिंग मेंबर्स बिकॉज जो हमारे देश में इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है इथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर। को पता है हम पेट्रोल पंप पे अगर पेट्रोल लेने जाते हैं तो वहाँ पे भी इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल्स मिलते हैं, और इसी को यूज करने के लिए ब्राजील में भी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो these both countries are well equipped to leverage their existing इथेनॉल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्रोडक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज करने के लिए वेल इक्विप्ड हैं, और दूसरे कंट्रीज को भी ये गाइड कर सकते हैं इस डायरेक्शन में। बिकॉज बायोफ्यूल इज वन अमॉन्ग मेनी अदर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर द फ्यूचर, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, और फिर बायोफ्यूल। आइए बढ़ते हैं, अब आज के सवाल हो गए, मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूं एयरफोर्स से रिलेटेड। अमरप्रीत सिंह, इन्हें चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया गया है, यानी कि एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को बनाया गया है। ईस्टर्न ब्रिज 7 ये एक एयरफोर्स का एक्सरसाइज था, इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान
इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन मसीरा, ओमान में है जो। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। भीष्म क्यूब। भीष्म क्यूब क्या है? ये एक तरह का आप जैसे बॉक्स देखते हैं फर्स्ट एड किट, तो ये एक बॉक्स ही है जिसमें डिजास्टर के टाइम में, वॉर के टाइम में इसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं। और इसका फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। ये न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज़ भीष्म क्यूब विल बी इंस्टॉल्ड इन 25 एम्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। इसके पहले जब यूक्रेन को इंडियन गवर्नमेंट ने भीष्म क्यूब दिया था, उस वक्त भी ये न्यूज़ में था। तो इसका पर्पस क्या है? प्रोवाइड कॉम्पैक्ट मोबाइल मेडिकल यूनिट्स फॉर इमरजेंसी केयर एंड डिजाइन टू डिलीवर मेडिकल फैसिलिटीज स्विफ्टली एंड इफेक्टिवली। एक डेडिकेटेड ऐप बनाया गया है जिसमें 180 भाषाओं में ये इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होते हैं इसके, किस तरह से भीष्म क्यूब को यूज करना है उसके ऊपर। तापी पाइपलाइन। ये एक पाइपलाइन है गैस का जो तुर्कमेनिस्तान से लेकर इंडिया तक चलेगा। 1800 किलोमीटर लंबा ये पाइपलाइन है। तुर्कमेनिस्तान के गलखैनिश गैस फील्ड से गैसेस निकाले जाएंगे और नेचुरल गैस निकाला जाएगा और ये पंजाब के फजिल्का तक डिलीवर होगा। इस बीच में जो कंट्रीज आती हैं वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान हैं। सो इसी से नाम पड़ा है तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। अब ये जब ट्रैवल करेगा गैस इस पाइपलाइन के थ्रू तो शेयर क्या होगा? 42% पाकिस्तान के पास जाएगा, 42% इंडिया के पास जाएगा एंड अफगानिस्तान विल टेक 16% ऑफ द शेयर। एंड ट्रांजिट फी, $500 मिलियन का ट्रांजिट फी लेगा अफगानिस्तान। काबुल लिखा है, काबुल इज द कैपिटल सिटी ऑफ अफगानिस्तान। यूविन पोर्टल अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इंडिया का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो चल रहा है जिसमें टोटल 12 प्रिवेंटेबल डिजीजेस के लिए वैक्सीन प्रोवाइड करवाई जाती है, उसमें कौन कौन से डिजीजेस शामिल हैं? सवाल में अब जैसे यहाँ पे मलेरिया नहीं दिख रहा है तो सवाल ऐसा बनाएगा, 4 डिजीजेस के नाम दे दिए जाएंगे, उसमें मलेरिया भी डाल देगा। आपको बताना होगा विच इज नॉट कवर्ड इन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो आप इस लिस्ट को एक बार देख लेंगे। एंड जापानीज एंसेफेलाइटिस ये अलग से इसलिए लिखा है बिकॉज दीज आर द 11 डिजीजेस। और ये एक अलग ऐसा डिजीज है जो सिर्फ एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां पर जापानीज एंसेफेलाइटिस केसेस देखे जाते हैं, वहां पे इस प्रोग्राम को चलाया जाता है। बाकी ऑल ओवर द नेशन इस 11 डिजीज के लिए वैक्सीन प्रोवाइड करवाई जाती हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल पे और भी वीडियोस अवेलेबल हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।